हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे नेपाल ट्रिप के बारे में। पूरे डिटेल में बताएंगे कि आप नेपाल कैसे पहुंचे। अगर इंडिया से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो तो बहुत इजी है। बट मैं सारे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से अगर आप जा रहे हो नेपाल तो कैसे जा सकते हो। अगर दिल्ली से जा रहे हो तो सारा पूरा बताऊंगा। इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना चाहिए नेपाल में। जैसे मान लो कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाओगे तो आप नेपाल जा सकते हो। बेस्ट टाइम टू विजिट नेपाल जाओगे तो बेस्ट टाइम क्या है, कौन कौन से बेस्ट प्लेसेस है नेपाल को अगर विजिट कर रहे हो तो कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए, और अगर आप जा रहे हो तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप कितना होना चाहिए। तो ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप पूरे बने रहिए, पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा नेपाल ट्रिप के बारे में। तो सबसे पहले देखो, अभी अगर हाउ टू रीच नेपाल, अगर आप नेपाल जाना चाहते हो तो आप कैसे पहुंचोगे। तो पहला है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से जा रहे हो तो सबसे पहले लखनऊ आ जाते हो। उसके बाद आप नेपालगंज पहुंचो जो आपको 3 घंटा लगेगा। फिर वहां से आप फ्लाइट लेके पोखरा पहुंच सकते हो। अगर आप यूपी से जा रहे हो तो लखनऊ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। या अगर बहुत फेमस है सुनौली बॉर्डर पे क्रॉसिंग पे जाओगे तो सुनौली क्रॉसिंग से आप जा सकते हो। वो भी आपको लखनऊ से अराउंड 3 आवर्स लगेगा। फिर सुनौली से आप बस लेके जा सकते हो, 7 से 8 घंटा लगेगा। आप पोखरा पहुंच सकते हो जो नेपाल का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है। या फ्लाइट लेके अगर आप जाओगे तो 25 मिनट में पहुंच जाओगे। अगर आप बिहार से जा रहे हो और मान लो कि आप पटना पहुंच गए हो ट्रेन से, जैसे भी फ्लाइट से, अब पटना से आपको पहुंचना है रक्सौल बीरगंज। तो जैसे भी आप रक्सौल पहुंच जाओ, और दूसरी तरफ नेपाल में बीरगंज है, वहां पटना से आपको 6 से 7 घंटा लगता है। फिर आप बीरगंज से आप पहुंच जाओगे, जैसे काठमांडू जाना है या पोखरा जाना है, वहां से आपको बस मिल जाएगी। अगर आपको देखो नॉर्मली क्या है कि आपको बीरगंज से भी फ्लाइट मिल जाएगा जो आपको 25 मिनट 30 मिनट की दूरी पे है। एक और तरीका है, अगर आप बिहार से जाना चाहते हो तो आप जयनगर पहुंचो। जैसे दिल्ली से भी बहुत सारी ट्रेन जयनगर जाती है, या कोलकाता से जा रहे हो तो जयनगर पहुंच जाओ। जयनगर से फिर आप वहां से ट्रेन चलती है जो नेपाल में आपको लेके जाएगी जनकपुर धाम। वहां पे आप जो सीता मैया का जो टेम्पल है बहुत बड़ा, वो भी आप देख के फिर आगे काठमांडू बस लेके जा सकते हो, या फ्लाइट भी ले सकते हो। अगर आपको दिल्ली से जाना है, दिल्ली से अगर है कि आप सीधा महेंद्र नगर पहुंचो नेपाल में बस से, 7 से 8 घंटा आपको लगेगा। फिर वहां से आप ट्रैवल करोगे धनगढ़ी एयरपोर्ट आपको 1 घंटा लगेगा। फिर वहां से आप धनगढ़ी से फिर आप फ्लाइट ले सकते हो और फिर आप पोखरा पहुंच सकते हो, 1 घंटे में पहुंच जाओगे। हाँ, अगर आप देखो कि वेस्ट बंगाल साइड से जाना चाहते हो सिलीगुड़ी से, तो सिलीगुड़ी पहुंचो, मैंने आप ककराविटा पहुंचोगे सिलीगुड़ी से, वहां से फिर 1 आवर लगेगा। फिर वहां से आप के लिए पोखरा का बस ले सकते हो जो आपको 12 घंटा लगेगा। तो ओवरऑल अगर आप देख सकते हो कि आप 3 इंडियन स्टेट से अलग अलग जगह से आप जा सकते हो, और आपको बहुत कम पैसा लगेगा एज कम्पेयर टू फ्लाइट। अगर फ्लाइट लोगे तो देखो दिल्ली से भी जा सकते हो, या इंडिया में कहीं भी हो तो बेसिकली कनेक्टिंग फ्लाइट्स तो मिल ही जाएगा। तो ओवरऑल आपको देखोगे कि बहुत सस्ते में जाना आना कर सकते हो, बशर्ते आपको आइडिया हो कि कहाँ से जाना है। अब अगला क्वेश्चन है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो देखो, अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो तो मैक्सिमम जगह तो आपको पासपोर्ट चाहिए। कहीं पे भी बिना पासपोर्ट के जनरली नहीं जा सकते आउट ऑफ इंडिया। नेपाल एक ऐसा जगह है जहां पे आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है, और आपके पास अगर वोटिंग कार्ड है तो इंडिया का, तो वो लेके भी आप सारे बॉर्डर्स को क्रॉस कर सकते हो। तो ये आपको बहुत एडवांटेज है। तो इजीली कोई भी इंडियन यहाँ से जा सकते हैं। देखो, नेपाल जा रहे हो तो अमेजिंग डेस्टिनेशन है हिमालयन माउंटेन रेंजेस में। जैसे आपको इंडिया में मान लो कि आप मनाली जा रहे हो, या आप नैनीताल जा रहे हो, या शिमला जा रहे हो, मतलब एक तरीके का, अगर इन सब जगह से बोर हो गए हो तो नेपाल आपके लिए ग्रेट डेस्टिनेशन है। और आप जाओगे जैसे पोखरा, काठमांडू, ये सब जगह जाओगे तो यूल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। और आपको यहाँ पे झील मिल जाएगा, अमेजिंग व्यू मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको एवरेस्ट का व्यू मिलता है, तो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, और बहुत कम बजट में यू कैन हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अभी देखो, नेपाल आप जाओगे कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से मेजर प्लेसेस कवर कर सकते हो, ये बताता हूँ। तो देखो, सबसे जो मेजर प्लेसेस है काठमांडू है, और पोखरा है, और उसके बाद चितवन है। तो बेसिकली अगर आप चाहो तो काठमांडू से स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मली अगर लखनऊ साइड से जा रहे हो तो पहले पोखरा कर लो। फिर पोखरा जब आप कर लोगे तो पोखरा में 2 नाइट बिता लो, यूल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद आप काठमांडू जा सकते हो, या बीच में या तो आप चितवन जा सकते हो। तो चितवन वाइल्ड लाइफ के लिए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, वहां पे
बहुत अच्छे मतलब सब टाइप के जानवर और ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। इन मेजर जगहों पे आप एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो नेपाल में। पैराग्लाइडिंग कर रहे हो तो जैसे पोखरा में तो गजब का पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। और चितवन वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। लुम्बिनी भी जा सकते हो, तो लुम्बिनी एक बुद्धिस्ट एंगल से बहुत फेमस है। फिर काठमांडू के करीब जैसे डे ट्रिप लगा सकते हो, चंदगिरी हिल्स है जहाँ पे आप ये रोप वे और ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह, गजब का व्यू आपको मिलेगा। अब मान लो कि अगर आपने ट्रिप में कम टाइम है तो आप या तो पोखरा करके लौट सकते हो, या काठमांडू करके लौट सकते हो, या काठमांडू चितवन करके लौट सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम है उससे आप यूज करके आप अपने ट्रिप को कस्टमाइज मतलब प्लान कर सकते हो। काठमांडू अगर जा रहे हो तो कौन कौन से मोस्ट फेमस प्लेसेस आप घूम सकते हो, तो एक है कि बौद्धनाथ स्तूपा है, फिर एक स्वयंभूनाथ टेम्पल है। तो वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल, मतलब आप देखो नेपाल जाओगे तो काठमांडू एक टेम्पल टाउन ही है, चारों तरफ आपको टेम्पल मिलेगा। जो हिंदुज्म का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है पशुपतिनाथ टेम्पल, आप जाओ बहुत मस्त लगेगा। भक्तपुर दरबार स्क्वायर है, जैसे पुरानी एक मूवी थी हरे रामा हरे कृष्णा, जैसे उसमें गाना था दम मारो दम करके। भक्तपुर दरबार स्क्वायर आप जा सकते हो, तो अमेजिंग आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। हनुमान धोखा है, वहां पे आप जा सकते हो। फिर आपको शॉपिंग वगैरह करना है तो थेमेल जा सकते हो। और काठमांडू के बारे में बता रहा हूँ, टॉप एक्सपीरियंस में यहाँ से एक हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हो, और हेलीकॉप्टर राइड लेके एरियल व्यू ले सकते हो एवरेस्ट का। समझ रहे हो, दुनिया का हाईएस्ट पीक है, आप हेलीकॉप्टर राइड यहाँ से ले सकते हो, केबल कार राइड ले सकते हो। जिस तरह से बताया कि काठमांडू के करीब ही आपका चंद्रगिरी हिल्स है, वहां पे आपको केबल राइड मिल जाएगा, जो रोपवे है, हॉट एयर बलून राइड मिल जाएगा। फिर यहाँ पे शॉपिंग वगैरह, मतलब काठमांडू बहुत ही अमेजिंग शॉपिंग डेस्टिनेशन है थमेल करके, वहां पे जाके शॉपिंग कर सकते हो। तो नागरकोट जाओगे, गजब का आपको सनराइज दिखेगा। कि काठमांडू जा रहे हो तो वहां पे नागरकोट और चंद्रगिरी हिल्स जरूर आप जाओ। तो ये दो प्लेसेस नियर बाय जरूर कवर करो। और अब जैसे मान लो कि काठमांडू एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो गया, फिर पोखरा है, तो आप मतलब पहले पोखरा से स्टार्ट होके चितवन काठमांडू कर सकते हो, वो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। और फिर इन तीनों प्लेसेस के अराउंड कुछ मेजर प्लेसेस है नजदीक नजदीक में, वो जरूर कवर करो। तो अभी मैं पोखरा के बारे में करूंगा, जो काठमांडू से अराउंड 200 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ से देखो सारंगकोट करके जो बोला कि 10 किलोमीटर, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए एकदम अमेजिंग डेस्टिनेशन है, सारंगकोट जरूर जाओ। फिर देवीज वाटरफॉल 4 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर यहाँ पे आप गुप्तेश्वर केव्स, मतलब बहुत बड़ा केव है, उस पे जा सकते हो। फिर बहुत सारे फेमस लेक्स है यहाँ पे, फेवा लेक जरूर जाओ। फेवा लेक जब जाओगे ये सबसे फेमस है। और नॉर्मली आप जैसे मान लो कि इंडिया में नैनीताल हो गया, या बेसिकली डल लेक हो गया कश्मीर पे, फेवा लेक यहाँ पे जाके बोटिंग करो, यू विल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। उसी तरह से यहाँ पे एक बिगनास लेक है या रूपा लेक है, उतने लोग यहाँ नहीं जाते, ये सारे जरूर आप एक्सपीरियंसेस करो। और बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज आप कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, कयाकिंग कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग के लिए तो मतलब गजब है, हेवन है, ठीक है। बंजी जंपिंग कर सकते हो, वाटर राफ्टिंग हो गया, जिप लाइनिंग हो गया, सारे एक्टिविटीज आप कर सकते हो। और ये पोखरा बहुत ज्यादा, यहाँ से लोग ट्रैकिंग वगैरह के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, ट्रैकर्स के लिए तो ये पैराडाइज है। और यहाँ से जिस तरह से बताया कि यहाँ का जो नियरेस्ट है वो है सारंगकोट है, और लुम्बिनी जा सकते हो। फिर अगला जो सबसे मेजर है आपका है वो चितवन है, वो भी 150 किलोमीटर फ्रॉम पोखरा। अगर आप पोखरा पहले जा रहे हो, मान लो कि लखनऊ गए, लखनऊ से आपने बॉर्डर क्रॉस करा, लखनऊ के नियरेस्ट जगह से बॉर्डर क्रॉस करा, सुनौली बॉर्डर से मान लो, और फिर उसके बाद आप मान लो पोखरा गए, फिर पोखरा से चितवन गए, तो चितवन बेसिकली यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगा, बहुत मस्त। आपको मतलब चितवन नेशनल पार्क में जाओ, यहाँ पे आपको रिवर मिलेगा, नारायणी रिवर, थारू विलेज वो बहुत फेमस है। फिर यहाँ पे एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर है, वो लोग बहुत लोग जाते हैं। फिर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, वहां जाते हैं लोग। तो ये सारी चीजें आप कवर करो। फिर यहाँ पे एक फेमस अम्ब्रेला स्ट्रीट है, वो भी जाके आप टाइम है तो कवर करो। और टॉप एक्सपीरियंसेस में क्या है, तो अगर आप जंगल में जा रहे हो तो सफारी तो जरूर करो। जीप सफारी मतलब एक सफारी वॉक, मतलब वॉक पे जा सकते हो, जीप सफारी कर सकते हो, कयाकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। नेपाल एडवेंचर के लिए यंग लोगों के लिए बेस्ट जगह है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे कि भाई बेस्ट टाइम टू विजिट, कब जाना चाहिए। तो देखो मतलब मानसून छोड़ के सारे समय नेपाल आप जा सकते हो, यू विल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस।
अक्टूबर से मई बेस्ट टाइम है। सितंबर वगैरह में मानसून खत्म हो जाता है। मानसून में बहुत रिस्की रहता है क्योंकि भूस्खलन होता रहता है और उसमें रिस्की रहता है। तो अक्टूबर से मई तक अमेजिंग है नेपाल। मैं उसके बाद अब बताऊंगा कॉस्ट कितना लगेगा और कितने दिन का ट्रिप जाना चाहिए। तो मैं तो बताऊंगा कि देखो आपके पास है तो 7 नाइट 8 डेज या 6 नाइट 7 डेज। तो जैसे मान लो कि आपके पास 6 नाइट 7 डेज है तो 2 नाइट तो सब जगह रहो यार। मतलब 2 नाइट काठमांडू में रहो, 2 नाइट पोखरा में रहो, 2 नाइट चितवन में रहो। ऐसे करके 6 नाइट 7 डेज आप कर सकते हो। उसके अराउंड फिर जिस तरह से मैंने बताया कि वो सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो ओवरऑल कॉस्ट कितना लगेगा अगर 6 नाइट 7 डेज कर रहे हो। होटल और फूड मतलब एक 2 स्टार से 3 स्टार होटल ले रहे हो तो अगर MAP प्लान बोलते हैं जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर देता है तो आपको 2,500 से 3,000 रुपए में एक डिसेंट होटल मिल जाएगा पर नाइट से। तो अगर 6 नाइट रह रहे हो, ये पकड़ के चलो कि अगर 2 लोग हो और रूम शेयर कर रहे हो या पार्टनर के साथ जा रहे हो या एज ए कपल जा रहे हो, एक रूम लेने में आपको मान लो कि 3,000 रुपए लग जाएंगे विद फूड। पर पर्सन 1,500 रुपए पर नाइट लग गया। ठीक है। अब नॉर्मली अगर आप 6 नाइट रह रहे हो तो उस तरीके से 1,500 इंटू 6 से इंटू कर लो और 9,000 रुपए यहाँ पे हो जाता है। राइट। नॉर्मली अभी अगर देखोगे कि अगर आप गाड़ी ले रहे हो, कहीं कहीं पे आप गाड़ी लोगे, कार लोगे, बसेस लोगे, कार भी लोगे, मतलब इसको बहुत कम में भी कर सकते हैं। बस अगर बस लेके जा रहे हो और लोकल साइट सीइंग के लिए अगर कार वगैरह यूज कर रहे हो, कुछ शेयर्ड गाड़ी ले रहे हो, शेयर्ड गाड़ी वगैरह भी मिल जाता है। अब ये पकड़ के चलो कि और एक्स्ट्रा मतलब बहुत से बहुत 1,000 से 1,500 पर पर्सन पर डे लगेगा। ये पकड़ के चलो कि होटल और ट्रांसफर्स ये सारा मिला के बहुत से बहुत 2,500 से 3,000 रुपए पर पर्सन लगेगा। अगर आप 6 नाइट रह रहे हो, 6 नाइट 7 डेज रह रहे हो तो आप ये पकड़ के चलो कम से कम ट्रेन रेन ये सब भी मिला मुलू के 15,000 से 25,000 के बीच में आप ये ट्रिप बहुत मस्ती से कर सकते हो पर पर्सन। और अगर आपको मान लो कि इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है, आपको पूरा प्लान मतलब करवाना है किसी से, तो हम भी ये सारा प्लान करते हैं इसी तरह के बजट में। तो डेफिनेटली आप मतलब हमारी सर्विसेज ले सकते हो। दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताया कि अगर आप नेपाल ट्रिप करना चाहते हो तो इंडिया से कैसे सस्ते से सस्ते तरीके से आप नेपाल पहुंच सकते हो, नेपाल में कौन से मेजर प्लेसेस आप कवर करना चाहिए, उन सब प्लेसेस के अराउंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो जो कवर करना चाहिए, कितने नाइट का ट्रिप आप करोगे तो पूरा एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा नेपाल के बारे में। और अमेजिंग एक्सपीरियंस पूरे हिमालयन रेंजेस में बहुत कम पैसे में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा नेपाल का। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना चाहिए, ये सारी चीजें बताया। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि देखो अगर आप नेपाल जाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या मतलब बजट रहेगा, ये सारा आइडिया लग गया होगा और आप ट्रिप प्लान कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू।